जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ते रहो जब तक सफलता ना मिल जाए। सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावशाली उपाय, संस्कृत पाठशाला और भारतीय संस्कृति की झलक। नमस्कार, मैं हूं लता वशिष्ठ। आयुषः क्षणमेकोऽपि न लभ्यः जन्मकोटिभिः, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन क्षणमेकं न लभ्यते। अर्थात करोड़ों रुपए खर्च करें तब भी आयु का बीता हुआ एक क्षण भी लौटकर नहीं आ सकता। अतः ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जीवन का एक क्षण भी बेकार ना जाए। तो आइए आज के पंचांग के साथ कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। देखते हैं आज का तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सकारात्मक विचारों में अतुल्य ऊर्जा, शुभता और अनंत सामर्थ्य होता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सकारात्मक विचारों से हमारे जीवन की समस्याओं का पलायन हो जाता है। सुनिए आज का सुभाषित। भूमिपता वर्थपतौ बाले, वृद्धे तपोनिधौ विदुषी, योषिति मूर्खे गुरुषु च, विदुषा नैवोत्तरं देयम्। राजा, धनी व्यक्ति, बालक, वृद्ध, तपस्वी, विद्वान, महिला, मूर्ख और गुरु, इन सभी को कभी भी पलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए। One should always avoid back-talking to a king, a rich person, a child, an aged person, a sage, a woman, an ignorant, and a teacher. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में महाभारत ग्रंथ का अतुलनीय योगदान रहा है। महाभारत के क्रमिक विकास पर आधारित विशेष रिपोर्ट तो आपको याद होगी ही। आइए आज महाभारत के परिचय क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं महाभारत के पर्वों पर आधारित विशेष रिपोर्ट। महाभारत भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण संस्कृत महाकाव्य ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत साहित्य अथवा भारतीय ज्ञान परंपरा में महाभारत की गणना एक विशाल ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में की जाती है। महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं, जिन्होंने अनेक वर्षों के अथक प्रयास से महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। त्रिभिर्वर्षेः सदोत्थाये कृष्णद्वैपायनो मुनिः महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमद्भुतम्। इससे पहले महाभारत के संक्षिप्त परिचय क्रम में हमने जाना था कि महाभारत का क्रमशः 3 वर्गों में विकास हुआ है: जय, भारत तथा महाभारत।
1,00,000 श्लोकों से समन्वित महाभारत की कथा को नैमिषारण्य में 12 वर्षों के अनुष्ठान के लिए एकत्रित ऋषियों को सौति ऋषि द्वारा सुनाया गया था। महाभारत की मुख्य घटना कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। किंतु भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं, धार्मिक और नैतिक मूल्यों, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का विवरण होने के कारण महाभारत को संपूर्ण जीवन का दर्शन कराने वाला एक बोध ग्रंथ माना जाता है। महाभारत ग्रंथ 18 पर्वों में विभाजित है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। महाभारत के 18 पर्वों में सर्वप्रथम पर्व है आदि पर्व। आदि अर्थात आरंभ। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये आदि पर्व महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की मूल प्रस्तावना को प्रस्तुत करता है। इस पर्व में महाभारत के प्रस्तावना के साथ ही चंद्रवंश के विस्तार, भीष्म प्रतिज्ञा तथा कौशल और पांडवों की उत्पत्ति का समग्र वर्णन प्रस्तुत किया गया है। आदि पर्व के अंतर्गत कुल 19 उपपर्व हैं, जिनके नाम अनुक्रमणिका पर्व, संग्रह पर्व और पौष्य पर्व आदि हैं। महाभारत का आदि पर्व भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत समावेशित संस्कृति, नैतिकता, धर्म और समाज के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे हम आज के समय में भी अपने जीवन को निर्देशित कर सकते हैं। महाभारत के अग्रिम पर्वों का संक्षिप्त परिचय जानने के लिए देखते रहिए सुप्रभातम में भारतीय ज्ञान परंपरा का महाभारत के संक्षिप्त परिचय पर आधारित भारतीय ज्ञान परंपरा। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा के बाद अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्वास्थ्य ज्ञान की ओर और देखते हैं कि अक्सर खाते या पीते समय सफाई को लेकर खासा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर खाने में सफाई को लेकर लापरवाही हो तो फूड पॉइजनिंग होने की संभावना होती है। फूड पॉइजनिंग के क्या लक्षण हैं, देखते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट में। दूषित भोजन या जल के सेवन से फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद नजर नहीं आते। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया आंतों में पहुंचने के बाद पनपते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसके बाद व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। खाने के साथ यदि ज्यादा बैक्टीरिया निगल लिए जाएं, तो बीमारी के लक्षण जल्द नजर आते हैं। फूड पॉइजनिंग एक आम समस्या है जो हमें रोज़मर्रा में देखने को मिलती है और आजकल के खान पान को के कारण बहुत ही कॉमन हो गई है। फूड पॉइजनिंग अस्वच्छ खाने से, बिना आधा पके हुए खाना खाने से, पुराने खाने से और ख़राब खाने से हो सकती है। बाहर के खान पीन से भी बहुत कॉमन है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर बनती हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है और हमें उनके बारे में नहीं पता होता, उनका सेवन करने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण जो होते हैं वो आमतौर पर होते हैं उल्टी आना, पेट में दर्द होना और अगर ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो उसके साथ लूज़ मोशन होना, साथ में पेट दर्द ज़्यादा हो जाना, बुखार होना, और ये सभी जो हैं ये फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं। फूड पॉइजनिंग होने पर व्यक्ति को उल्टी और दस्त की संभावना होती है। इसके साथ बुखार हो सकता है। उल्टी और दस्त अधिक होने पर व्यक्ति में निर्जलीकरण का खतरा बना रहता है। ऐसे में निर्जलीकरण से बचाव के लिए आवश्यक है कि उसको ORS का घोल देते रहें।
फूड पॉइजनिंग से बचने के बहुत सारे उपाय होते हैं। एक तो हम हमेशा अपना जो खाना है वो हाथ धोकर खाएं, स्वच्छ खाना बनाएं, ताज़ा खाना बनाएं, उतना ही मात्रा में बनाएं जितना कि हमें सेवन करना हो। अगर हम बाहर से खाना खा रहे हैं तो उसकी शेल्फ़ लाइफ एक बार पहले चेक कर ले। खाने से पहले कोशिश करें कि बाहर का खाना ना ही खाएं, लेकिन अगर खाना पड़ रहा है तो देखें कि वह ताज़ा बना है या नहीं बना है, पुराना या बासी खाना तो नहीं खा रहे, इसका ध्यान रखें। जैसे ही आपको लगता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है और उसके लक्षण आ रहे हैं तो पहले घरेलू उपचारों से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, दस्त ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार ज़्यादा तेज़ है और जो घरेलू उपाय हैं उनसे आराम नहीं हो रहा है, तो आप अपने आसपास के नज़दीकी डॉक्टर से जाकर संपर्क करें, जो आपको दवाई देगा और बीमारी के इलाज में सहायता करेगा। खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले हाथ अवश्य धोएं। सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें। ध्यान रखें कि बर्तन साफ हों। थोड़ी सावधानी रखने से फूड पॉइजनिंग की समस्या से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत करते हैं और अब बात करते हैं योग पद्धति के अभिन्न अंग योगासन की, जिन्हें योग आसन भी कहा जाता है। इन योग आसनों को दिनचर्या में शामिल करके न केवल शरीर को सुडौल बनाया जा सकता है, बल्कि योग के नियमित अभ्यास से समग्र शरीर स्वस्थ और मन को भी तंदुरुस्त बनाया जा सकता है। तो चलिए आज सीखते हैं लीवर के स्वास्थ्य के लिए सहायक योग आसन। नमस्ते, मैं हूँ शशि सारडा। आइए आज हम एक ब्यूटीफुल स्ट्रेच सीखते हैं जो हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा है। जिनको फैटी लिवर है या स्लगिश लिवर है, ये ब्रीदिंग और ये स्ट्रेच करने से उनके लिवर या फैटी लिवर में बहुत फर्क लगेगा। समझते हैं कैसे करना है। बहुत सिंपल है। अपने लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पे रखना है, राइट हाथ को पीछे रखना है। इनहेल एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ जाना है। कंटिन्यूसली एक्सहेल इनहेल ब्रीदिंग करते रहना है ताकि क्रैम्प नहीं आए। एक बार पूरी तरह से पीछे चले गए तो अच्छे से डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है। 3 बार अच्छे से सांस लेना है और सांस छोड़ना है और लास्ट में एक्सहेल करते हुए वापस आ जाना है। सेम प्रक्रिया हम दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर, लेफ्ट हैंड पीछे, पूरी तरह से ट्विस्ट और डीप ब्रीदिंग। ऐसे हमें 2 से 3 राउंड करने हैं। 2 से 3 राउंड विथ ब्रीदिंग करने से हमारे लिवर को बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, ऑक्सीजनेशन मिलता है, जिसके कारण स्लगिश लिवर और फैटी लिवर में फायदा होता है। अब सुनते हैं हंसा माँ के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इसी टॉपिक के ऊपर। नमस्कार। पानी प्यार से दिन भर पीते रहिए, उससे टॉक्सिसिटी हटेगी। और जरूरी है कि टेंशन हर चीज को बिगाड़ता है। जीवन को टेंशन के बिना भी जिया जा सकता है, तो ध्यान रखें और थोड़ा रिलैक्सेशन भी करें, जैसे कि शवासन वगैरह। बस ध्यान देना है। नमस्कार। और अब समय हो चला है सुप्रभातम के शिक्षण प्रभाग संस्कृत पाठशाला का। आप सभी जानते ही हैं कि संस्कृत पाठशाला में हम आपको प्रारंभिक स्तर से संस्कृत भाषा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के अंक में हम कुछ दैनिक क्रियाओं जैसे गाता है, पीता है आदि को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में।
नमो नमः मित्राणि, भवतां सर्वेषाम् अपि स्वागतं संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायाम्। अहमस्मि गवीश द्विवेदी। मित्रों, हमने अपनी कक्षा में बार बार चर्चा की है कि भाषा सीखने के क्रम में सबसे अधिक उस भाषा को सुनना एवं बोलना आवश्यक होता है जिसे हम सीख रहे हैं। इसलिए हमें संस्कृत शिक्षण में सिखाए जाने वाले पदों एवं वाक्यों का अभ्यास करना है। संस्कृत भाषा सुनने के लिए, अपने श्रवण अभ्यास के लिए आप डीडी न्यूज़ के हमारे वार्ताह एवं वार्तावली कार्यक्रमों को देख सकते हैं। इससे आप सभी का संस्कृत सुनने का अच्छा अभ्यास बन सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वार्ताह का प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे होता है और साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम वार्तावली प्रत्येक शनिवार को सायं 6:30 बजे और इसी का पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 7:30 बजे किया जाता है। भवतु, संस्कृत सीखने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज संस्कृत पाठशाला में सीखते हैं कुछ और क्रियाओं को। अपने पिछले अंकों में हमने पठति, लिखति आदि क्रियाएं सीखी थीं। आज सीखते हैं कुछ और क्रियाएं। पुनः आग्रह है कि आप सभी इन क्रियाओं को अच्छी प्रकार सुनकर साथ साथ बोलने का अभ्यास करते रहें, जिससे आपका अभ्यास साथ साथ होता रहेगा। आपकी सुविधा के लिए मैं प्रत्येक क्रिया का 2 बार उच्चारण करूंगा। क्रिया है गायति। गायति अर्थात गाता है। पिबति। पिबति अर्थात पीता है। नयति। नयति अर्थात ले जाता है। इच्छति। इच्छति अर्थात इच्छा करता है। पतति। पतति अर्थात गिरता है। नृत्यति। नृत्यति अर्थात नाचता है। जिघ्रति। जिघ्रति अर्थात सूंघता है। ध्यायति। ध्यायति अर्थात ध्यान करता है। स्मरति। स्मरति अर्थात स्मरण करता है। मिलति। मिलति अर्थात मिलता है। उपविशति। उपविशति अर्थात बैठता है। उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति अर्थात उठता है। शृणोति। शृणोति अर्थात सुनता है। स्थापयति। स्थापयति अर्थात रखता है। प्रक्षालयति। प्रक्षालयति अर्थात धोता है। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो हमने आज संस्कृत पाठशाला में सीखी। ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन की हैं। ये हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली क्रियाएं आपको हमने प्रयोजन पूर्वक सिखाई हैं। इन क्रियाओं के काल, पुरुष, वचन एवं प्रयोजन के विषय में आपको विस्तार से पाठशाला के अग्रिम अंकों में सिखाएंगे। तब तक आप अब तक सिखाई गई क्रियाओं का करते रहें अभ्यास और हमें दें अनुमति। तब तक के लिए नमस्कारः, नमो नमः, शुभ दिनम्। अब बढ़ते हैं आगे और कोई रोचक तथ्य जान लेते हैं। क्या आपने कभी कोई गौरैया एन्क्लेव देखा है? अगर नहीं तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के करनाल में, जहां एक सामाजिक संस्था ने बनाया है एक गौरैया एन्क्लेव। इस एन्क्लेव में फुदक रही हैं, चहक रही हैं भांति भांति की गौरैया। बीते 6 वर्ष में श्यामनगर का नाम बदला, अब कहा जाता है गौरैया एन्क्लेव। यहाँ शहर की एक कॉलोनी के हर घर में है गौरैया का बसेरा। घर के आंगन में चहचहाती और दाना चुगती नन्ही चिड़िया गौरैया आजकल नहीं दिखती है। आबादी के बीच रहना पसंद करने वाली गौरैया की तेजी से घटती आबादी की वजह शहरीकरण है। लेकिन करनाल में एक ऐसी कॉलोनी है
जहां की गली के हर घर में गौरैया का बसेरा है। सिर्फ बसेरा ही नहीं, इनकी आबादी भी बढ़ रही है। इसमें बात ताज्जुब की नहीं, प्रयास की है। और ये प्रयास है एक सामाजिक संस्था सत्या फाउंडेशन का, जिन्होंने अपने प्रयास से लगभग 2500 गौरैयाओं को अपनी कॉलोनी के 1000 परिवारों का सदस्य बना दिया है। शुरुआत में कम से थोड़े से शुरू की थी, आज हमारे पास कम से कम 1000 से ऊपर से संख्या से हमारे इस तरह के बर्ड फीडर्स हर घर के आगे लगे हुए हैं और इनकी संख्या 2500 से 3000 हो गई है। और आज करनाल में इसको गौरैया एनक्लेव के नाम से जाना जाता है और काफ़ी बच्चे बड़े खुश होकर हमारे साथ इसका सहयोग करते हैं और अब देखते देखते संख्या काफ़ी बढ़ गई है। मोहल्ले में जगह जगह लगभग 1200 से अधिक मजबूत लकड़ी के खूबसूरत घोंसलों और उसमें चहचहाती चिड़ियाँ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ चिड़ियाएँ कितनी खुश हैं। और ये है बर्ड फीडर, जिसमें लगभग 1 महीने तक का मिक्स दाना रख दिया जाता है। पहले जंगल या खेत में या हर जगह इनके दाना चुगती तो इनको प्राकृतिक आवास मिल जाता, जो अब नहीं है। तो इसलिए इस आवास की समस्या को और इनके खाने पीने की समस्या को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया क्यों ना कुछ फीडर लगाए जाएं जिन पे दाना चुग के कुछ ना कुछ हम लगाएं कि साथ के साथ इनको वुडन हट्स बना के दें। चिड़िया की चहचहाट से सुबह होती है हमारी, सुबह उठाने में बड़ी जल्दी उठा देते हैं। ये 5 बजे बोलना चालू कर देते हैं और उठा देते हैं। सत्या फाउंडेशन की इस पहल से यहाँ के स्थानीय निवासी भी खासे खुश नजर आते हैं। सुबह सवेरे चिड़ियों की आवाज़ सुनकर जागना अब यहाँ आम बात है। इस मोहल्ले के लोगों के लिए ये चिड़ियाँ अब उनका परिवार है, जो मोहल्ले में स्वच्छता भी रखती हैं और कीड़े मकोड़ों के साथ मच्छर के लार्वा खाकर उन्हें बीमारियों से भी बचाती हैं। करनाल से पवन शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। यदि हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो हम कमज़ोर बनते हैं। इसके विपरीत यदि हम अपने आप को मजबूत समझते हैं तो वही परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने में लग जाती हैं। इसलिए हमेशा कुछ बड़ा और सकारात्मक सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः लौटेंगे कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।